नमस्कार। आज हम कुछ बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। सोचिए, एक तरफ अफ्रीका की नदियां हैं जहां मछलियों का भविष्य कुछ अनिश्चित सा लग रहा है, और दूसरी तरफ वो टिड्डियों के दल, उनसे निपटने के लिए विज्ञान नई तरकीबें खोज रहा है। बिल्कुल। तो आज हम WWF की एक ताज़ा रिपोर्ट देखेंगे, चीन से आई एक दिलचस्प वैज्ञानिक खोज को समझेंगे हाँ, और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एक बड़े मिलिट्री अभ्यास पर भी नजर डालेंगे। और साथ ही भारत में मौसम के जोखिमों से निपटने के लिए क्या नया हो रहा है, ये भी जानेंगे। हमारे पास WWF रिपोर्ट हैं, कुछ साइंटिफिक पेपर्स हैं, सामरिक मामलों की खबरें और भारत की आर्थिक पहल से जुड़ी जानकारी भी है। तो चलिए, इन सब स्रोतों से जो अहम बातें हैं, जो शायद चौंकाने वाली जानकारी हैं और उनके मायने क्या है, इस पर एक गहन पड़ताल करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका चलते हैं। WWF की एक नई रिपोर्ट आई है, अफ्रीकाज फॉरगॉटन फिशेज। नाम ही थोड़ा चिंताजनक है। हाँ, रिपोर्ट वाकई चिंताजनक है। देखिए, बात यह है कि अफ्रीका की जो ताज़े पानी की मछलियां हैं, उनमें से करीब 26% पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। 26%? ये तो बहुत ज्यादा है। और ये शायद पूरा आंकड़ा भी ना हो, क्योंकि बहुत सी प्रजातियों का तो अभी ठीक से आकलन ही नहीं हुआ है। अफ्रीका में तो सुना है 3200 से ज्यादा मीठे पानी की मछलियों की प्रजातियां हैं। रिपोर्ट में कुछ खास मछलियों का जिक्र भी है शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे वो अफ्रीकन लंग फिश है जो हवा में सांस ले सकती है। अच्छा। और सूखे में सालों तक जिंदा रह जाती है। हाँ। या फिर वो प्राचीन बिचीर मछली। अच्छा। जिन्हें जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। अच्छा। ये सब अनोखी मछलियां खतरे में हैं। पर खतरा है किस चीज से? मतलब वजह क्या है? वजहें कई हैं। सबसे बड़ा तो इंसानी दखल है। जैसे बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, खनन हो रहा है, इनसे उनके रहने की जगह, उनका घर उजड़ रहा है। फिर प्रदूषण है, पानी जहरीला हो रहा है, बाहर से लाई गई आक्रामक प्रजातियां उनकी जगह ले रही हैं, और ऊपर से वो जलवायु परिवर्तन, नदियां सूख रही हैं। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। इसका असर देखिए, जाम्बेजी नदी में वहां मछली पकड़ने में 90% तक की गिरावट आई है। 90%। बाप रे। और मलावी झील की जो मशहूर चाम्बो तिलापिया है, वो 94% कम हो गई है। तो ये सिर्फ बायोडायवर्सिटी का ही मसला नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लाखों लोगों की, आप कहिए, खाद्य सुरक्षा, उनकी रोजी रोटी का सवाल बन गया है। सही कहा। तो क्या रिपोर्ट कोई रास्ता सुझाती है, कोई प्लान? हाँ, एक 6 सूत्री इमरजेंसी रिकवरी प्लान की बात कही गई है। मतलब नदियों को उनका कुदरती बहाव लौटाना, पानी की गुणवत्ता सुधारना, ये सब जरूरी कदम है। ठीक है, ये तो हुई अफ्रीका की बात। अब एक दूसरी चुनौती पर आते हैं, टिड्डियां। वो 2019-20 वाला हमला तो सबको याद होगा। हाँ, वो तो भयानक था, पूर्वी अफ्रीका से लेकर भारत तक। तो अब सुनने में आया है कि चीन के वैज्ञानिक कोई नया तरीका लेकर आए इनसे निपटने का। हाँ, ये काफी दिलचस्प खोज है असल में। देखिए, टिड्डियां जब झुंड बनाती हैं तो वो एक खास किस्म का केमिकल छोड़ती हैं, एक फेरोमोन। इसका नाम है 4-विनाइल एनिसोल या 4VA। अच्छा, ये फेरोमोन उनको इकट्ठा करता है। बिल्कुल, इसी की गंध से वो झुंड में आती हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, उन्होंने उन एंजाइम का पता लगा लिया है जो इस फेरोमोन को बनाते हैं। 2 एंजाइम हैं, 4VPMT1 और 4VPMT2। तो अगर इन एंजाइम्स को ही बनने से रोक दिया जाए तो फेरोमोन नहीं बनेगा और झुंड भी नहीं। सिद्धांत तो यही है, बिल्कुल। और रिसर्चर्स ने ऐसा करके देखा भी है। उन्होंने केमिकल 4NP और RNA तकनीक का इस्तेमाल किया। RNA, वो जीन साइलेंसिंग वाली? हाँ, वही। इससे उन्होंने एंजाइम को ब्लॉक किया और पाया कि टिड्डियों ने झुंड नहीं बनाए, मतलब वो अलग अलग ही रहीं। ये तो कमाल है। लेकिन आपने कहा 4NP केमिकल, क्या वो सुरक्षित है? यहीं पर एक पेंच है। 4NP खुद थोड़ा जहरीला है, तो अभी इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुरक्षित विकल्प खोजने होंगे। पर यह दिशा सही है। कीटनाशकों का एक, कह सकते, पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प तैयार हो सकता है भविष्य में। हाँ, ये तो है। मतलब प्रकृति के ही सिग्नल को इस्तेमाल करना, ये वाकई एक अलग सोच है। पर इसे खेतों तक पहुंचाना, वो एक चुनौती होगी। बेशक लैब से फील्ड तक का सफर हमेशा मुश्किल होता है। सुरक्षित तरीके खोजने होंगे इसे फैलाने के, लेकिन उम्मीद तो है। चलिए, अब विज्ञान से थोड़ा हटकर भू राजनीति की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास चल रहा है, टैलिस्मैन ज़ेब्रा 2025। जी हाँ, टैलिस्मैन ज़ेब्रा, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का द्विवार्षिक अभ्यास है। हर 2 साल में होता है और ये 11वीं बार हो रहा है। और इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा है शायद। हाँ, इस बार ये अब तक का सबसे बड़ा है।
भारत समेत 19 देश हिस्सा ले रहे हैं और करीब 45,000 से ज्यादा सैनिक। 19 देश? जी। और एक और खास बात यह है कि पहली बार यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के बाहर पापुआ न्यू गिनी तक फैला हुआ है। अच्छा, तो इसमें होता क्या है? किस तरह की ड्रिल वगैरह? ये 3 हफ्ते चलता है। इसमें जमीनी लड़ाई का अभ्यास होता है, हवाई और समुद्री ऑपरेशन होते हैं, लाइव फायर ड्रिल्स भी होती हैं। जैसे हिमार्स रॉकेट सिस्टम चलाना, F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, नए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी है। मकसद क्या है इसका? अलग अलग देशों की सेनाओं का तालमेल बढ़ाना? हाँ बिल्कुल, इंटरऑपरेबिलिटी जिसे कहते हैं, कि जरूरत पड़ने पर अलग अलग देशों की सेनाएं एक साथ काम कर सकें। इस दौरान चीन की निगरानी की भी कुछ खबरें थीं। हाँ, ऐसी रिपोर्टें 2017 से आ रही हैं कि चीनी जहाज वगैरह आसपास देखे जाते हैं अभ्यास के दौरान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और अभ्यास चलता रहेगा। ये अभ्यास कहीं न कहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सामरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसी का एक संकेत है। बिल्कुल, और इसमें भारत की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है, जो इस क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। सही है। और अब आखिर में चलते हैं भारत। यहाँ एक बिल्कुल नई पहल हुई है, वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए गए हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये IMD यानी भारतीय मौसम विभाग और NCDX जो कमोडिटी एक्सचेंज हैं, उनके बीच एक बहुत अहम समझौता है। वेदर डेरिवेटिव्स आप समझिए एक तरह के वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट हैं। वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट कैसे? इनका मूल्य मौसम के किसी पैमाने पर तय होता है, जैसे कितनी बारिश हुई या तापमान कितना रहा। अच्छा, तो ये किसानों या किसी बिजनेस के लिए कैसे काम करेगा? कोई उदाहरण दे सकते? जरूर। सोचिए एक किसान है, उसे डर है कि इस साल बारिश कम होगी और फसल खराब हो सकती है, तो वो एक वर्षा आधारित डेरिवेटिव खरीद सकता है। ठीक है। और अगर बारिश वाकई एक पहले से तय लेवल से कम होती है तो उस किसान को उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक तयशुदा रकम मिल जाएगी, भले ही उसकी फसल को असल में नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। हाँ, यही खास बात है। ये पारंपरिक फसल बीमा से अलग है। बीमा में आपको साबित करना पड़ता है कि नुकसान हुआ है, यहाँ भुगतान सिर्फ मौसम के आंकड़े पर आधारित है। अच्छा, तो ये तो रिस्क मैनेजमेंट का एक नया टूल हुआ। बिल्कुल। इसी तरह मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, अगर गर्मी कम पड़ती है तो उसकी बिक्री कम होगी, तो वो तापमान आधारित डेरिवेटिव खरीद सकती है कम गर्मी के जोखिम से बचने के लिए। ये तो काफी इनोवेटिव लग रहा है। मतलब आपदा आने के बाद मुआवजे का इंतजार करने के बजाय पहले से ही जोखिम का प्रबंधन करना। सही पकड़ा। ये किसानों की आमदनी को स्थिर करने में मदद कर सकता है, जी। बैंकों का लोन देने का जोखिम कम कर सकता है और कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने में भी मददगार हो सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए मौसम का सटीक डेटा और लोगों तक इसकी पहुंच जरूरी होगी। निश्चित रूप से इसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी। तो आज हमने काफी लंबा सफर तय किया, अफ्रीका की मछलियों के संकट से शुरू करके टिड्डी नियंत्रण की नई वैज्ञानिक उम्मीदों तक, फिर हिंद प्रशांत की सामरिक गहमा-गहमी और भारत में मौसम जोखिम से निपटने के इस नए वित्तीय तरीके तक। ये सारी बातें यही दिखाती हैं कि कैसे पर्यावरण, विज्ञान, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, और चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। हर तरफ नई चुनौतियां हैं तो नए समाधान भी तलाशे जा रहे हैं। और जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है, जब हम किसी समस्या का कोई तकनीकी हल ढूंढते हैं, जैसे टिड्डियों के लिए फेरोमोन या मौसम के लिए डेरिवेटिव्स, तो क्या हम हमेशा उसके अनपेक्षित या शायद दूरगामी नतीजों के बारे में ठीक से सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक समाधान अनजाने में ही किसी दूसरी नई चुनौती को जन्म दे रहा हो? इस पर सोचना जरूरी है।